Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about a web series called Game of Thrones. आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 7 के बारे में बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ. इसे स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इसमें दिखाए जाने वाले कुछ दृश्य आप सभी को विचलित कर सकते हैं, तो कृपया करके अपने ध्यान और चैतन्य मन से देखें. जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से ट्रियॉन लैनिस्टर अब लाइजा एरिन के चंगुल से बच चुका होता है, मगर इस बात की खबर तो लैनिस्टर्स के पास में होती नहीं है. उन्हें तो अब तक ये लग रहा था कि कैटलिन स्टार्क के चंगुल में अभी तक हमारा भाई ट्रियॉन लैनिस्टर कैद है, और अब इसी वजह से सारे के सारे लैनिस्टर्स मिलकर स्टार्क्स के ऊपर हमला करने के लिए अपनी एक टीम बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं, जिनमें शामिल होते हैं उनके पिता यानी कि टाइवन लैनिस्टर, उनका बेटा जैमी लैनिस्टर जो कि भाई है ट्रियॉन लैनिस्टर का, और साथ ही सर्सी लैनिस्टर जो कि रॉबर्ट बेराथियन की पत्नी है. यहाँ पर टाइवन लैनिस्टर एक हिरन को काट रहे होते हैं और इसके साथ साथ अपने बेटी जेमी को कहते हैं कि हम अब नॉर्थ के लिए निकलने वाले हैं उनके ऊपर हमला बोलने के लिए. तो जेमी उन्हें बताता है कि आपको 2 दिन के अंदर किंग्स लैंडिंग के दरबार में हाजिर होने के हुक्म निकल चुके हैं. अगर आप वहां पर 2 दिन में नहीं पहुंचे तो आप पर एक बड़ा सा खतरा आ सकता है. मगर इन बातों से टाइवन लैनिस्टर पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और वो उससे कहते हैं कि तुम मेरी 30,000 की सेना रिवर एंड ले जाओ, क्योंकि रिवर एंड के लोगों की वजह से आज मेरे ऊपर इल्जामात लगे हैं. उन्हें बस चिंता थी तो सिर्फ अपने बेटे ट्रियॉन लैनिस्टर को वापस लाने की. अब यहाँ पर 30,000 सैनिकों की बात सुनकर जैमी काफी खुश तो हो जाता है और साथ ही अपने पिता से कहता है कि अच्छी बात है कि आपको आपके बेटे की फिक्र तो है. लेकिन तब टाइवन उससे कहता है कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि मेरा बेटा उनके चंगुल में, मुझे तो अपनी इज्जत की परवाह है, क्योंकि एक तरफ तो वो किंग्स लैंडिंग का सबसे अमीर इंसान है, वहीं दूसरी ओर किसी टाइम पर रॉबर्ट बेराथियन का हैंड ऑफ द किंग भी था. अब यहाँ पर नेड स्टार्क और सर्सी लैनिस्टर के बीच में काफी इंपॉर्टेंट सी कन्वर्सेशन होती है. नेड स्टार्क सर्सी को कहता है कि अभी तुम्हारे पति यानी कि रॉबर्ट बेराथियन शिकार पर गए, उनके शिकार से वापस आते ही मैं तुम्हारी सारी सच्चाई उन्हें बता दूंगा. मैं ये भी बता दूंगा कि तुम्हारे और जैमी लैनिस्टर के बीच के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, और साथ ही ये भी बता दूंगा कि जॉन एरिन के मौत के पीछे किसका हाथ था. वहीं दूसरी तरफ वॉल पर हमें दिखाया जाता है बेंजन स्टार्क का घोड़ा. ये बेंजन स्टार्क वही है जो कि नेड स्टार्क का भाई था, लेकिन जब उसका घोड़ा वापस से वॉल से भागता हुआ आया तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेंजन स्टार्क अभी व्हाइट वॉकर्स के कब्जे में है, जो कि अपने कुछ लोगों के साथ में वॉल पर पहरेदारी कर रहा था, मगर अभी उन लोगों का भी कुछ अता पता नहीं है. वहीं किंग्स लैंडिंग में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, जहां पर रॉबर्ट बेराथियन का सबसे छोटा भाई रेनली आकर भागता हुआ नेड को यह बताता है कि जब हम जंगल में शिकार करने गए थे तो एक जंगली सुअर ने रॉबर्ट बेराथियन को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया. उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, आपको उन्हें देखना चाहिए. और अब नेड स्टार्क रॉबर्ट बेराथियन से मिलने के लिए उनके कक्ष में आते हैं. रॉबर्ट नेड से कहता है कि लगता है समय आ गया है जब मुझे अपनी विल लिखनी पड़ेगी. वहां पर नेड स्टार्क उसके लिए उसकी विल लेकर आता है. रॉबर्ट उससे कहता है कि इस विल में लिखो जब तक इस शासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं आता, यानी कि जब तक कोई अच्छा राजा नहीं मिलता तब तक तुम यहाँ गद्दी पर राज करोगे. इसका मतलब साफ था कि उसने कुछ टाइम के लिए नेड स्टार्क को किंग्स लैंडिंग का आयरन थ्रोन दे दिया है. उसकी विल पर साइन करते के साथ साथ वो नेड स्टार्क को यह भी कहता है कि उसने डेनेरिस को मारने का फरमान भी वापस से ले लिया, अब वो उसे नहीं मरवाएगा. अब इस बात को सुनने के बाद नेड स्टार्क सीधा जाकर लॉर्ड वेरिस से मिलता है और उससे कहता है कि हमने डेनेरिस को मारने के लिए जो भी पुख्ता इंतजाम किए थे उन सभी को मिटवा दो, उन सभी को खत्म करवा दो, क्योंकि राजा की तरफ से उनको मरवाने के जो भी ऑर्डर्स थे वो सब के सब खारिज हो चुके हैं. तो वेरिस कहता है कि अब तो काफी देर हो चुकी है, डेनेरिस को मारने की प्लानिंग में हमारे लोग ऑलरेडी जुट चुके हैं और अब तो ऐसा भी लगने लगा है कि शायद वो अब तक मर चुकी हो. ये बात सुनकर नेड स्टार्क काफी परेशान हो जाता है और वापस से अपने रूम की तरफ जाने लगता है, मगर तभी रैनली वहां पर पहुंच जाता है और रैनली उससे कहता है कि आपको रात की सुरक्षा के लिए रखा गया है. अब यहाँ पर नेड स्टार्क ये बात समझ चुका था कि उसके ऊपर खतरा मंडराने वाला है, इसीलिए वो रैनली को अपने साथ मिलाकर सर्सी लैनिस्टर के खिलाफ खड़ा कर देना चाहता था. वो उसे ये भी कहता है कि अगर हम सर्सी से उसका बेटा जॉफरी अलग कर दें तो वो कोई भी अहम कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगी, मगर रैनली इस बात से मना कर देता है. तो नेड स्टार्क कहता है कि क्यों ना इसमें हम तुम्हारे बड़े भाई को इन्वॉल्व कर लें, जिसका नाम होता है स्टैनिस बेराथियन, जो कि रॉबर्ट बेराथियन का छोटा भाई. इसका मतलब यह है कि रॉबर्ट बेराथियन, देन स्टैनिस बेराथियन, देन उसके बाद में रैनली बेराथियन. अब तक नेड स्टार्क को एक बात तो समझ में आ ही चुकी थी, राजगद्दी को हथियाने के लिए सर्सी लैनिस्टर किसी भी हद तक जा सकती है, इसीलिए वो अपने पति रॉबर्ट बेराथियन को जरूर मरवाएगी. मगर इस गद्दी का असली हकदार अगर रॉबर्ट के बाद में कोई है तो वो उसका छोटा भाई स्टैनिस बेराथियन ही
है, मगर रैनली उसकी ये बात खारिज कर देता और कहता है कि मैं स्टैनिस को राजा नहीं मानता। अगर रॉबर्ट बेराथियन के बाद में इस किंग्स लैंडिंग का अगर कोई राजा होना चाहिए तो वो मैं हूंगा। इस बात को सुनकर परेशान नेड स्टार्क और ज्यादा परेशान होकर वापस से अपने रूम की तरफ जाने लगता है और सीधा एक खत लिखता है स्टैनिस बेराथियन को और अपने सबसे खास बंदे को बुलाकर उसे एक खत देता है और कहता है कि ये खत सिर्फ और सिर्फ स्टैनिस बेराथियन के हाथ में ही देना और किसी को मत देना। इसी वक्त वहां पर लॉर्ड बैलिश पहुंचता है तो वो नेड स्टार्क से आकर कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आप किसे खत लिख रहे हैं। तो यहाँ पर नेड स्टार्क एक बहुत ही बड़ी बात रिवील करता है और बताता है कि सर्सी लैनिस्टर का बेटा जॉफ्री रॉबर्ट बेराथियन की देन नहीं बल्कि उसी के भाई जैमी लैनिस्टर की देन है, इसी वजह से उसके बाल सुनहरे हैं। अब हालांकि बैलिश के लिए बात सुनने में अजीब जरूर थी, मगर वो इस बात को एज अ पॉलिटिक्स सपोर्ट लेता है और कहता है कि अगर हम चाहें तो जॉफ्री को राजा बना सकते हैं क्योंकि जॉफ्री में अभी दिमाग नहीं है, और अगर वो राजा बनता है तो उसकी मदद से हम लैनिस्टर्स का सारा सपोर्ट लेकर काफी ज्यादा अमीर बन सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम जॉफ्री को मरवा भी सकते हैं। और अगर इस बीच स्टैनिस बेराथियन यहाँ पर आता भी है तो तब तक हमारे पास में काफी बड़ी सेना होगी उसे हटाने के लिए, यानी कि हर तरफ से हमारा फायदा। क्योंकि अगर एक बार स्टैनिस बेराथियन यहाँ से खत्म हो गया और सब कुछ सेट हो जाने के बाद में अगर जॉफ्री यहाँ का एक परमानेंट किंग बन गया तो हम तो किसी को भी बोलकर उसे हटवा सकते हैं कि ये तो एक नाजायज औलाद है, हमारे लिए रास्ता काफी क्लीन होगा। तो नेड स्टार्क उससे कहता है कि आखिर ये सब हम करेंगे कैसे, इसके लिए तो एक पूरी सेना लगेगी ताकि वो हम सभी को प्रोटेक्ट कर पाए। यहाँ पर नेड स्टार्क बैलिश को एक बात और बताता है कि इस पूरे महल में सर्सी के पास में टोटल 100 ऐसे पहरेदार हैं जो कि लड़ने में काफी ज्यादा माहिर और तेज शिकारी हैं। वो सभी पहरेदार किसी भी वक्त सर्सी के आदेशों पर मुझे मरवा भी सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सुरक्षा के लिए राज्य के 2000 मजबूत सैनिकों को तैयार करो, क्योंकि उन सभी सैनिकों ने राजा की तरफ अपनी वफादारी का हाथ बढ़ाया था। और अब जैसा कि रॉबर्ट बेराथियन की गैर हाजिरी में नेड स्टार्क राजा है तो उन सभी लोगों को नेड स्टार्क की बात माननी होगी। और वहां से नेड स्टार्क बाहर निकलता है, मगर तभी एक शख्स भागता हुआ नेड स्टार्क के सामने आता है और उसे बताता है कि जस्ट थोड़ी ही देर पहले राजा रॉबर्ट बेराथियन की डेथ हो चुकी है और अब सभा में सर्सी लैनिस्टर और किंग जॉफ्री ने आपको मौजूद होने के लिए कहा है। ये बात सुनकर नेड स्टार्क काफी हक्का बक्का हो जाता है कि किंग जॉफ्री ने उसे बुलाया, और यहाँ से वो सीधा सभा में पहुंचता है। मगर वही रास्ते में बैलिश उसे आकर मिलता है और बताता है कि इस राज्य के सारे सैनिक आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए हर वक्त आपके साथ में खड़े रहेंगे। वहीं पर वेरेस नेड स्टार्क को एक बात और बताता है, रॉबर्ट बेराथियन के मर जाने के बाद में जैसे ही जॉफ्री किंग बना तो रैनली अपनी जान बचाकर यहाँ किंग्स लैंडिंग से भाग चुका है। वहीं हम वेस्ट डॉर्थराकी में खाल ड्रोगो और साथ ही डेनेरिस को देखते हैं, जहाँ पर डेनेरिस खाल ड्रोगो की चोटी बना रही होती है और साथ ही उसे एक बात बताती है कि समुद्र के पार वेस्टरॉस है। हालांकि इस वक्त खाल ड्रोगो को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। अब आपको एक चीज बता देता हूँ, खाल यानी कि डॉर्थराकीस का राजा। अब यहाँ पे आपको खाल ड्रोगो के नाम से एक छोटी सी एक समरी दे देता हूँ। बेसिकली खाल यहाँ का राजा कहलाता है और ड्रोगो इसका नाम है। ड्रोगो का आज तक मानना था कि समुद्र के बाहर कुछ भी नहीं है, मगर डेनेरिस उसे बताती है कि आगे वेस्टरॉस की पूरी सरजमी है जहाँ से मैं आई हूँ, और इसी के साथ साथ वो उसे आयरन थ्रोन के बारे में भी बताती है। आयरन थ्रोन जो कि किंग्स लैंडिंग के अंदर मौजूद वो थ्रोन है जिससे कि सभी 8 सल्तनतें यानी कि टोटल 8 किंगडम्स चला करते हैं, मगर ड्रोगो उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देता। इसके बाद में डेनेरिस जोरा के साथ में मार्केट के अंदर कुछ खरीदारी और घूमने के लिए निकल जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जोरा मॉर्मॉन्ट जो कि लॉर्ड वेरेस का खबरी होता है वो हर वक्त उससे कांटेक्ट में रहता है। तो लॉर्ड वेरेस ने उसके लिए खत भिजवाया होता है जिस खत में लिखा होता है रॉबर्ट बेराथियन के थ्रू जो डेनेरिस को मारने के लिए आदेश दिए गए थे अब उन्हें रद्द करवाया जाता है। मगर जोरा यहाँ पर थोड़ा परेशान भी दिखाया जाता है क्योंकि उसे इस बात की भनक तो थी कि पिछली खबर जो उसने वेरिस तक पहुंचवाई थी इसकी वजह से वेरिस ने उसे मारने के कुछ ना कुछ इंतजाम तो किए ही होंगे। जब डेनेरिस मार्केट में घूम रही होती है तो उसे वहां पर एक वेस्ट्रॉय राज्य का इंसान देखता है और वो उससे कहता है कि मैं वाइन बनाता हूँ, ये वाइन काफी अच्छी, आप टेस्ट करके देखिए। तो डेनेरिस उस वाइन को टेस्ट करने वाली होती है, मगर तभी वहां पर पहुंच जाता है जोरा और शख्स से कहता है कि इससे पहले तुम टेस्ट करके दिखाओ। तो वहां पर वो शख्स उसे टेस्ट करता ही नहीं है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तो जोरा उसे पकड़वा लेता है और अब उसे बंदी बनाकर खाल ड्रोगो के सामने पेश किया जाता है। डेनेरिस को जान से मरवाने की बात से खाल ड्रोगो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो अब डेनेरिस को आकर बताता है कि वो समुद्र के पार जाएगा वेस्टरॉस में और उस हर एक इंसान को जान से मार देगा जिसने डेनेरिस को मारने की प्लानिंग बनवाई थी। और अब वो उस शख्स को जो कि इसे वाइन देने के बहाने मारना चाहता था उसे अपने घोड़े के पीछे बंधवाकर पूरे मार्केट में नंगा घुमवाता है और इतना चलाता है कि जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है वॉल की तरफ जहां पर हमें दिखाया जाता है लॉर्ड कमांडर मॉर्मॉन्ट। बेसिकली ये जोरा के पिताजी ही हैं जो कि यह वॉल पर पहरेदारी का काम करते हैं और साथ ही सभी नाइट वॉच को लीड भी करते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच में कुछ लेवल्स होते हैं जिन्हें की रेंजर और स्टीवर्ड कहा जाता है। रेंजर का मतलब होता है जो कि वॉल के बाहर जाकर व्हाइट वॉकर्स और साथ ही वाइल्डलिंग्स के साथ में लड़ाई करते हैं या फिर उनसे पहरेदारी का काम
करते हैं। वहीं स्टीवर्ड का ये काम होता है कि वो वॉल के पीछे रहकर इंपॉर्टेंट खतों को पढ़ना, जानकारियों को यहाँ से वहां ट्रांसफर करना और साथ ही कमांडर की देखरेख करना, ये सारा काम स्टीवर्ड का रहता है। तो कमांडर आकर जॉन स्नो के बाकी सभी साथियों को तो रेंजर की पोजीशन दे देते हैं, वहीं पर जॉन स्नो को स्टीवर्ड बना दिया जाता है। इस बात से जॉन काफी ज्यादा परेशान होता है और आखिर उन्हें कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, और वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तो वहां पर सैम भागता हुआ आकर जॉन को कहता है कि रुको, अगर उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है तो जरूर कुछ दिमाग लगाकर ही सोचा होगा। उन्होंने तुम्हें एक स्टीवर्ड बनाया ताकि तुम हमेशा उनके साथ रहो, उनके खतों को पढ़ो, कोई इंपॉर्टेंट जानकारी हो तो हम सभी के साथ में शेयर करो। इसके पीछे जरूर उनका कोई खास मकसद ही होगा। और अब इन सभी बातों से जॉन स्नो काफी ज्यादा कन्विंस हो जाता है। इसके बाद में कमांडर के थ्रू इन सभी को वॉल की दूसरी तरफ लेकर जाया जाता है, जहां पर हमें एक पेड़ दिखाया जाता है जिसके खून के आंसू निकल रहे होते हैं। बेसिकली ये वो पेड़ था जहां पर ये सभी नाइट वॉच आकर यहाँ पर नाइट वॉच होने की कसम खाते हैं, जिनमें शामिल होता है कभी ना शादी करना, कभी ना पैसा कमाना, ना ही कभी कोई बच्चे पैदा करना और हर वक्त अपनी वफादारी वॉल के लिए निभाना। उनकी ये शपथ चल ही रही थी, उसी वक्त वहां पर जॉन स्नो का भेड़िया पहुंचता है जिसके मुंह में एक कटा हुआ हाथ होता है। इस हाथ को देखकर वहां पर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। वहीं पर हमें दिखाया जाता है किंग्स लैंडिंग, जहां पर नेड स्टार्क अपने सारे के सारे सैनिकों के साथ में उस सभा में पहुंचता है जहां उसे सर्सी लैनिस्टर ने बुलाया होता है। और साथ ही वो बैरिसन को वो खत भी देता है जो कि रॉबर्ट बेराथियन ने नेड स्टार्क को दिया था कि मेरे मरने के बाद में तुम यहाँ के राजा बनोगे जब तक कोई सही उत्तराधिकारी नहीं मिलता। और जैसे ही बैरिसन वो खत सर्सी के हाथ में देता है तो सर्सी उसे फाड़ देती है और कहती है पुराने राजा के शब्द मायने नहीं रखते जब हमारे पास में एक नया राजा हो। इसका मतलब ये था कि अब आयरन थ्रोन पर बैठ चुका होता है जॉफरी बेराथियन। तो गुस्से में आकर नेड स्टार्क उससे कहता है कि मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी सच्चाई सभी के सामने ला सकता हूं और ये भी बता सकता हूं कि आखिर जॉफरी कौन है और कहां से आया है। लेकिन ये बात सुनते ही वहां पर सर्सी लैनिस्टर अपने सभी पहरेदारों को उसे मरवाने के लिए आगे भेज देती है। तो नेड स्टार्क भी अपने सभी सैनिकों को उनसे लड़ने के लिए भेजता है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ में काफी बड़ी दगाबाजी हो जाती है। बैलिश ने राज्य के सैनिकों को नेड स्टार्क की सेवा के लिए जो बुलाया था उसने उन्हें पहले ही खरीद लिया होता है और अब वो सैनिक मिलकर उल्टा नेड स्टार्क को ही पकड़ लेते हैं। और इसी के साथ साथ बैलिश नेड स्टार्क के गले पर चाकू रखकर कहता है कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। और इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आखिर क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? क्या जॉफरी की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ पाएगी? क्या नेड स्टार्क सर्सी लैनिस्टर के चंगुल से बच पाएगा? और क्या खाल ड्रोगो वेस्टरॉस में आकर अपनी बीवी की जान लेने के बदला उन लोगों से ले पाएगा? एंड सीरियसली गाइज, आगे आने वाले एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।